राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे तोता मैना की एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, भोगवती नामक नगर में एक राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास एक तोता था जो उससे बहुत प्यार करता था। वह उसे चिंतामणि बुलाता था क्योंकि तोते का नाम राजा ने चिंतामणि रख रखा था। वह हमेशा तोते से अपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया करता था। एक दिन उसने पूछा, चिंतामणि बताओ हमारा विवाह किससे होगा? तोते ने उत्तर दिया, महाराज आपका विवाह मगध के राजा की पुत्री चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने जब अपने राज ज्योतिषी को बुलाया और इस बारे में चर्चा की तो उसने भी यही बताया, महाराज रूपसेन आपकी पत्नी मगध की राजकुमारी चंद्रावती ही बनेंगी। उधर मगध के देश की जो राजकुमारी चंद्रावती थी, उसके पास एक मैना थी जिसका नाम उसने मंजरी रखा था। राजकुमारी अपनी मैना से भी बातें किया करती थी। एक दिन रानी राजकुमारी चंद्रावती ने मैना से पूछा, मंजरी बताओ मेरा विवाह किसके साथ होना है? मैना ने बताया, राजकुमारी भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ आपका विवाह निश्चित होगा। और यह बात सिद्ध भी हुई, क्योंकि यह बात सत्य थी और सत्य सिद्ध भी हुई कि कुछ माह के पश्चात ही दोनों का विवाह हो गया। चंद्रावती भोगवती नगर की रानी बन गई। वह अपनी मैना को साथ लेकर आई थी और राजा के पास चिंतामणि तोता पहले ही था। दोनों को अब एक पिंजरे में रख दिया। तोता और मैना दोनों एक पिंजरे में रहने लगे। दोनों कुछ दिन तक तो बहुत प्यार से रहते, लेकिन एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। मैना कहने लगी, अरे तोता, पुरुष जाति जो पापी होती है, पुरुष जाति जो धोखेबाज होती है, अधर्मी होती है, धूर्त होती है, बेवफा होती है। इस पर तोते पर भी रुका नहीं गया। उसने कहा, चुप कर मैना, स्त्री भी झूठी होती है, लोभी होती है, हत्यारन होती है। स्त्री के बारे में तो कहा भी गया है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार के सती हुई। अब चिड़िया के जो मैना थी उसके तो तन बदन में आग लग गई है सुनते ही, और दोनों में तेज बहस होने लगी। अब उनकी आवाज़ सुनकर राजा रानी उनके पास आए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैना ने कहा, महाराज पुरुष बहुत बेवफा होते हैं, वे बहुत बुरे होते हैं, वे बहुत धूर्त होते हैं। राजा ने पूछा, मैना तुम ये कैसे कह रही हो? तब मैना बोली कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, तब बताना। इस पर तोता भी लपक कर बोला, महाराज औरत भी हत्यारन होती है, पापी होती है। इसके लिए तो कहा भी है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार के सती हुई। मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे औरत जात पर यह बात फिट बैठती है। अब राजा और रानी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और मैना कहने लगी कि सुनिए महाराज। अब मैना जो सुना रही है और राजा रानी खड़े हुए सुन रहे हैं। मैना कहती है, महाराज महाधन नामक एक सेठ था जिसका नाम महाधन था। इलापुर नगर में रहता था। उसका एक ही पुत्र था जो बड़ी मन्नतों के बाद उसके घर में जन्मा था। सेठ ने बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया था, जिसके कारण वह बुरी संगत में पड़ गया और बिगड़ गया। उसे जुआ खेलने की बुरी लत पड़ गई और ऐसे ही समय बीत रहा था। दुर्भाग्य से एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई और उसका सारा धन उसके लड़के को मिल गया। लड़के ने कुछ ही महीनों में सारा धन जुए में लुटा दिया। उसके हाथ अब कुछ नहीं था, वह बिल्कुल निर्धन हो गया। अब वह धन कमाने के उद्देश्य से चंद्रपुरी नाम की नगरी में जा पहुंचा। वहाँ हेमगुप्त नाम का एक साहूकार रहता था जो उसके पिता को जानता था। वह उसके पास गया और अपना परिचय दिया। साहूकार ने उसके पिता के कारण उसका स्वागत किया। उसने साहूकार को बताया कि वह व्यापार के सिलसिले में निकला था, किंतु समुद्री तूफान में सब नष्ट हो गया। यहाँ पर भी सेठ के बेटे ने उस साहूकार से झूठ बोला। साहूकार ने उसे अपने घर रुकने की जगह दे दी, क्योंकि वह उसके पिता को जानता था। उसका पिता बहुत ही अच्छा और इज्जतदार व्यक्ति था। वह वहीं रहने लगा।
साहूकार की एक पुत्री थी जिसका नाम रत्नावती था। उसने उसका विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। विवाह के उपरांत दोनों कुछ माह तक वहीं रहे। फिर एक दिन लड़के ने कहा कि पिताजी, मुझे मेरे नगर जाने की तैयारी करने दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। साहूकार बड़ा खुश हुआ और उसने अपनी बेटी को ढेर सारा धन देकर विदा किया। रत्नावती बड़े गहनों से लदी हुई थी और एक दासी अपने साथ लेकर और कहार डोली उठाए हुए थे जिसमें रत्नावती बैठी थी और उसे सेठ ने विदा कर दिया। रास्ते में एक बहुत बड़ा घना जंगल पड़ा। लड़के की नीयत धन देखकर पहले से ही खराब हो चुकी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, रत्नावती, इस सुनसान जंगल में तुम्हारा इतने गहने पहनना ठीक नहीं है। ऐसा करो, तुम अपने गहने उतार कर एक पोटली में बांध दो, उसे मैं अपनी कमर में बांध लेता हूँ। घना जंगल है, कुछ पता नहीं किधर से डाकू निकल आए, गहने तो लुटेंगे ही, हम अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। रत्नावती ने कहा, स्वामी आप ठीक कह रहे हैं। और रत्नावती ने वैसा ही किया जैसा कि लड़के ने कहा। अब रत्नावती ने अपने गहने उतार कर उनकी पोटली बांधकर अपने पति को दे दी। उसके बाद उस लड़के ने कहारों को वापस भिजवा दिया और वहां से ही वे पैदल यात्रा आरंभ की। वे लड़का और उसकी पत्नी और दासी तीनों पैदल चल रहे थे। वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वह लड़का बड़े लोभ में और लालच में अंधा हो चुका था। उसने वहां पर दासी को मार दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में जिंदा फेंक दिया ताकि वो डूबकर मर जाए। फिर वह सारा धन लेकर अपने नगर में चला आया। उधर दासी को तो उसने मारकर फेंक दिया, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वह कुएं में गिरी हुई जिंदी थी। वह लड़की चीख पुकार मचाने लगी, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। तभी वहां से एक मुसाफिर गुजरा। उसने उसकी आवाज सुनकर उसे कुएं से बाहर निकाला और उससे पूछा कि तुम कुएं में कैसे पहुंच गई। तो उस लड़की ने कुछ नहीं बताया और कहा कि डाकुओं ने मेरे सारे गहने लूट लिए और मुझे मरने के लिए कुएं में डाल दिया। उस मुसाफिर को उससे बड़ी हमदर्दी हुई। उसने जो उस लड़की को उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर लड़की के पिता ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तो लड़की ने अपने पिता को सच नहीं बताया। कह दिया कि रास्ते में डाकुओं ने उससे गहने छीन लिए, दासी को मार डाला और उसके पति को अपने साथ ले गए। पिता ने उसे बहुत डांडस बंधाया और कहा, बेटी चिंता मत कर, यदि तेरा पति जीवित होगा तो वह एक न एक दिन जरूर लौट आएगा। उधर लड़का अपने नगर में पहुंचा। वहां वह फिर जुए और शराब में डूब गया। कुछ ही महीनों में उसका सारा धन लुट गया, क्योंकि जुए और शराब में उसने सारा धन लुटा दिया। उसके पास अब एक कौड़ी नहीं बची। इसलिए वह फिर धन की आस में अपने ससुराल जाने की सोचने लगा। उसने सोचा, पत्नी तो मतलब है नहीं, ससुर से कुछ भी झूठ बोल दूंगा और कुछ धन और ऐंठ लाऊंगा। यह सोचकर वह अपनी ससुराल चला गया। मगर वहां अपनी पत्नी को जीवित देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तब वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी ने तो साहूकार को सब बता दिया होगा। लेकिन तभी उसकी पत्नी उसे अपने कमरे में ले गई और बोली, स्वामी मैंने घर पर कुछ भी नहीं बताया, वे सब यही सोचते हैं कि तुम्हें डाकू उठाकर ले गए थे। लड़के ने बड़ी राहत की सांस ली। फिर वह वहीं रहने लगा। उसकी दृष्टि तो फिर से अपनी पत्नी के गहनों पर थी। एक रात जब सब सो रहे थे तो उसने छुरी से अपनी पत्नी का गला काट दिया और उसके सारे गहने लेकर भाग गया। इतनी कहानी सुनाकर मैना बोली, राजन बताओ, क्या पुरुष पापी नहीं है? उस महिला ने उसके लिए क्या नहीं किया जो वह तब भी उसको गला काट कर भाग गया? राजा बोला, पहले तोते तुम भी बताओ, तुम्हारी भी सुन लो। तोते ने भी फिर कहानी सुनानी शुरू की। तोते ने कहा, महाराज, कंचनपुर नामक एक नगरी थी जिसमें सागर दत्त नाम का एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक ही पुत्र था, श्रीदत्त। कंचनपुर नगरी से कुछ दूरी पर श्री विजयपुर नगर था जिसमें सोमदत्त नामक सेठ रहता था। उसकी जयश्री नाम की पुत्री थी जिसका विवाह उसने श्रीदत्त से कर दिया।
विवाह के कुछ दिन बाद ही व्यापार के लिए श्रीदत्त दूसरे देश में चला गया। जयश्री उसकी प्रतीक्षा करने लगी, किंतु प्रतीक्षा करते करते 12 बरस बीत गए और श्रीदत्त नहीं लौटा। एक दिन जयश्री अपने घर की अटारी पर खड़ी थी। उसने नीचे खड़े हुए एक रूपवान व्यक्ति को देखा तो वह उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई। उसने उस व्यक्ति को अपनी सखी के घर बुलवाया और वहां उससे मिली। उस दिन के बाद से दोनों आपस में मिलने लगे और उनका यह सिलसिला चल पड़ा। रात में वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां उस व्यक्ति के साथ रहकर सुबह अपने घर लौट आती। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन श्रीदत्त लौट आया। उसे देखकर जयश्री बड़ी चिंतित हो गई कि अब वह अपने प्रेमी से कैसे मिलेगी, किंतु उस रात थके होने के कारण श्रीदत्त जल्दी सो गया और अवसर पाकर जयश्री अपनी सखी के घर जाने लगे। रास्ते में एक चोर ने उसे देखा तो सोचा कि इतनी रात में एक अकेली औरत कहाँ जा रही है। वह उसके पीछे पीछे चल दिया। उसने देखा कि वह एक मकान में घुस गई है। वह उस मकान की खिड़की से झांकने लगा। जयश्री अपने प्रेमी के पास जाकर सो गई। दुर्भाग्य से उस दिन उसके प्रेमी को सांप ने काट लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। जयश्री इस बात को जानती नहीं थी। उस घर के आंगन में एक पीपल का पेड़ था जिसमें रहने वाला एक प्रेत भी यह सारी लीला देख रहा था। वह मृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया और जयश्री की नाक काट ली। दर्द से तड़पती जयश्री अपनी सखी के पास गई और उसे सारा हाल सुनाया। तब सखी बोली, तुम अभी घर लौट जाओ। कोई पूछे कि नाक कैसे कटी तो अपने पति का नाम ले लेना, नहीं तो तुम बदनाम हो जाओगी। जयश्री घर लौट गई। उसने अपने पति के पास बैठकर रोने लगी। घर के लोग जाग गए। उसके कमरे में जाकर देखा तो उसकी नाक कटी है। पूछने पर जयश्री ने सारा आरोप श्रीदत्त पर मढ़ दिया। उसके पिता ने क्रोध होकर, क्योंकि वे बहुत गुस्से से क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर उसे कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल उसे राजा के पास ले गया। राजा उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया राजा ने। तब श्रीदत्त को फांसी पर चढ़ाने के लिए जब ले जा रहे थे तब वहां पर वह चोर भी मौजूद था। एक बेकसूर को फांसी पर चढ़ता देखकर उसने सारी बात राजा को बता दी और कहा कि आप उस घर में जाकर वहां मृत पड़े व्यक्ति के मुंह में देखिए, उसमें उस स्त्री की नाक होगी। राजा ने कोतवाल को भेजा। उसने वापस आकर बताया कि ऐसा ही है महाराज, यह बात सत्य है। राजा ने जयश्री का सिर मुंडाकर मुंह पर कालिक पुतवाकर पूरे नगर में घुमवाया। यह कहानी सुनाकर तोता बोला, राजन, ऐसी तो होती हैं स्त्रियां। अपने पति को उसने बेफिजूल में फंसा दिया। बताओ राजन, दोनों में ज्यादा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? यदि तुम जानते हो तो बताओ। इस पर महाराज कहने लगे कि देखो, पुरुष कितना भी दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता है, किंतु स्त्री को नहीं रहता। इसलिए स्त्री अधिक पापीण होती है, क्योंकि मैना जो पुरुष है वह थोड़ा बहुत समझेगा, लेकिन स्त्री त्रिया चरित्र बखेरने पर आ जाए तो वह कुछ नहीं सुनती। अगर वह आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, अगर वह त्रिया चरित्र पर बखेरने पर आ जाए तो वह घर को नरक बना देती है। दोस्तों, तोता मैना की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।